दोस्तों, आज 13 मई सन 2023 का दिन पहले से सबको पता था कि ये दिन बहुत खास होगा, क्योंकि इस दिन कर्नाटक के बहुप्रतीक्षित चुनाव का परिणाम आने वाला था। चुनाव का परिणाम आ गया। कांग्रेस ने 224 सीटों में से 136 सीटों पर भारी जीत हासिल करके कर्नाटक को भाजपा मुक्त राज्य कर दिया। इस विषय में सोशल मीडिया के कुछ प्रसिद्ध पत्रकारों की राय हम जानते हैं। आइए देखते हैं लोगों ने अपने अपने ढंग से इस चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? मेरा आपसे आग्रह है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिएगा। मेरा आग्रह कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके परिवार की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये सुन लिया प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कर्नाटक के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए बजरंगबली का नाम भी लिया। बजरंगबली का नाम लेकर याद करके सजा दे देना कांग्रेस को, ये सब उन्होंने कहा। लेकिन क्या जनता ने सजा बीजेपी को दे दी? बजरंगबली का ही नाम लेकर बीजेपी को सजा दे दी। जिस बजरंगबली का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी 19 में से 12 सभाओं में रैलियां कर रहे थे, जिस बजरंगबली का नाम लेकर अमित शाह लगातार टेलीविजन चैनलों पर बयान दे रहे थे, अमित शाह जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के दर्जनों नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब के सब बजरंगबली को मुद्दा बनाने में जुट गए। जबकि सवाल किस पर था? सवाल बजरंग दल पर था। और बजरंग दल पर क्यों सवाल था? क्योंकि बजरंग दल कर्नाटक के कुछ जिलों में बहुत उस तरह से सक्रिय है जहां हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी हो, जहां हिजाब का मुद्दा उठे, जहां बुर्का का मुद्दा उठे, जहां हलाल और झटका का मुद्दा उठे, जहां मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठे, जहां टीपू सुल्तान का मुद्दा उठे, जहां मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठे, जहां मस्जिद और मंदिर का मुद्दा इस तरह से उठे कि मंदिरों के आसपास से मुस्लिम जो दुकानदार थे उन्हें हटाया गया। ऐसी कई जगह से खबरें आई और ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, चाहे प्रमोद मुतालिक का संगठन श्री राम सेने के कार्यकर्ताओं ने क्या हो, हिंदुत्ववादी संगठनों का उभार कर्नाटक के कई जिलों में, तटीय इलाके में, कर्नाटक के तटीय इलाके में जो बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला मानी जाती है, उन इलाकों में बजरंग दल के उत्पात, तांडव या हंगामे या जो कुछ भी है उसको लेकर अगर कांग्रेस ने कहा कि जो भी ऐसे संगठन वो सांप्रदायिक सद्भाव, ताना बाना को नुकसान पहुंचाएंगे उन पर हम बैन लगाएंगे, पीएफआई हो या बजरंग दल। उसको प्रधानमंत्री ने बजरंग दल से जोड़ा और पूरी बीजेपी की मशीनरी बजरंग दल को बजरंगबली बनाने में जुट गई। बाइट आपने सुना दी, आपको मैंने सुना दिया। और ये बयान जब चलने लगा तो एक बार लगा, बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो लिखने लगे कि कांग्रेस से चूक हो गई, कांग्रेस ने एक तरह से कहें कि सेल्फ गोल कर लिया। बहुत सारे लोग कहने लगे कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बहुत सारे सोशल मीडिया पर विश्लेषक कहने लगे कि जब सब कुछ ठीक जा रहा था, जब कांग्रेस के हिसाब से नैरेटिव बन रहा था, जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से बीजेपी से आगे दिख रही थी, जब कांग्रेस सत्ता के करीब थी, तो कांग्रेस से ये चूक क्यों हो गई? या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिख दिया, घोषणा पत्र में बजरंगबली का जिक्र क्यों किया, और कांग्रेस ने मोदी को मुद्दा क्यों दिया? कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की दुर्गति हुई है, उसे देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह उठने लगा है कि क्या मोदी का जादू अब ढल रहा है? क्या उनके चेहरे पर, उनके भाषणों पर और उनके वादों पर जनता ने आंख मूंद कर वोट देना
बंद कर दिया है। देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में मोदी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि लोग मुझे गाली देते हैं। उन्होंने बाकायदा गिनकर बताया कि अभी तक 91 गाली पड़ी है। प्रियंका गांधी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता का दर्द नहीं सिर्फ अपना दर्द नजर आता है। और यह बात जनादेश ने साबित कर दी है कि उसे मोदी के भाषणों पर अंधा एतबार नहीं रहा। और इसी से यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या मोदी सिर्फ गुजरात के नेता बनकर रह गए हैं। 13 मई को जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव के नतीजे आते रहे, यह सवाल बड़ा होता रहा। और यह सवाल कोई हवा में नहीं उठे हैं। अगर यह सवाल उठा है तो इसके पीछे वजह भी होगी। याद कीजिए चुनावों में दोस्तों, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाया था। सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। किसी मीडिया न्यूज चैनल के किसी एंकर में हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की कि आपने चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देश नंबर 1 और 3 का उल्लंघन किया। किसी ने नहीं किया है। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं हिमाचल के जाकू मंदिर पहुंचती हैं, बजरंगबली के सामने शीश झुकाती हैं, तो एएनआई न्यूज चैनल की जो मुखिया हैं वो क्या ट्वीट करती हैं आपके स्क्रीन पर। बजरंगबली के पास सभी आते हैं। ये वही एंकर है जिन्हें राहुल गांधी ने प्लायबल मीडिया कहा था। इनको पता होना चाहिए कि बजरंगबली के पास तो सब आते हैं, सब आते हैं। बिल्कुल, मैं भी जाता हूं, वो भी जाती हैं जिन्हें प्लायबल मीडिया कहा जाता है। मगर बजरंगबली के नाम पर गंदी और घटिया सियासत, यह श्रेय इस देश में कुछ ही लोगों को जाता है। बजरंगबली के नाम पर वोट्स मांगना, यह श्रेय अब तक आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक शख्स को गया है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से खुलेआम मीडिया जो है भाजपा का प्रचार करता है ना, वो बहुत शर्मनाक है। यही वजह है कि पवन खेरा जो है इस पर तंज कस रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं भाजपा चुनाव हार रही हो तो टेलीविजन से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है। कांग्रेस चुनाव जीत रही होती है तो राहुल गांधी का चेहरा टेलीविजन से गायब कर दिया जाता है। गजब है। बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। जो बजरंग दल और बजरंगबली के नाम का ये जो उन्होंने धर्म का खेल खेला था वो आज हार गए हैं। ये बात करते हैं कि जाके केरला स्टोरी देख कर आओ, वो स्टोरी जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये उन बच्चों को देखने की बात क्यों नहीं करते जो जंतर मंतर वो भूखी प्यासी पड़ी हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। ये उन लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं जो मणिपुर में जल रहे हैं। मणिपुर में त्रासदी फैली हुई है, लेकिन ये दोनों के दोनों मस्त है इलेक्शन कैंपेनिंग में। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा नहीं चलती है। ये बात बयान मेरा नहीं है। आज का ये बयान दिलीप मंडल का है। इससे पहले ये बयान कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी देती थी। तब जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुआ करती थी, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सत्ता में होती थी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग सब जानते हैं कि तुष्टीकरण शब्द कहां से आया। और तुष्टीकरण वाला जो बयान है वो मुसलमानों के लिए चुना गया था कि मुसलमानों का कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। सपा ने तुष्टीकरण किया, बीएसपी ने तुष्टीकरण किया, आरजेडी तुष्टीकरण कर रही है और वहां से खेल बाहर होते गए और हिंदू एकजुट होता गया। बीजेपी सत्ता में आई, राज्य पर राज्य जीतने लगी, 2014 में भी, 2019 में भी। अब यही तुष्टीकरण, सत्ता का तुष्टीकरण बीजेपी को हराने लगा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब जो सत्ता का तुष्टीकरण है वो किसका हो रहा है। आप लोग बताइए, बीजेपी में सत्ता का तुष्टीकरण किसका हो रहा है। ये खबर देखिए, कर्नाटक स्टेट ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड, ये बीजेपी ने बनाया है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के पुजारियों को 60,000 रुपए सालाना मिलेगा, वही किसानों को 2,000 रुपए। ये किसका तुष्टीकरण है। मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक के जो नतीजे हैं, हिमाचल के जो नतीजे हैं, बीजेपी से अब लगातार शेड्यूल कास्ट, जिसको हिंदू कहकर लाया गया था, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए के खिलाफ लाया गया था, शेड्यूल ट्राइब जिनको मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बनाकर लाया गया था, और उसमें भी सबसे बड़ी जाति ओबीसी, जिसको सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। बजरंग दल बनाया किसने? विनय कटियार ने। राम मंदिर का आंदोलन चलाया किसने? उमा भारती कल्याण सिंह ने, विनय कटियार ने।
उसी ओबीसी का तुष्टि किस तरह से इग्नोर किया गया। आप सोचिए इस देश में आज क्या चल रहा है, किस तरह से ब्राह्मणवादी मनुवादी जो मोदी के खिलाफ सड़कों पर नाटक कर रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लेके आई है सरकार। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो गरीब सवर्ण हैं उसमें उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। किनको नौकरियां मिल रही है, किस जाति को, आप पता कीजिए। और कौन लोग ओबीसी की जातियों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, वो मनुवादी हैं। कौन लोग दलितों पर हमले कर रहे हैं, कौन लोग पिछड़ों को मार रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की नौकरियां खाई जा रही है, दिल्ली में भर्ती निकलती है, यूपी में भर्ती निकलती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में एक जाति विशेष के नौकरी मिलती है। तमाम हिंदू एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार किया जा रहा है। इसी वजह से बीजेपी हार रही है और जो संघी मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो बीजेपी के पीछे पड़ गया है, वो मोदी के पीछे पड़ गया है।